चलिए, हम लोग पिछले क्लास में तो हम लोगों ने देखा था फोटो सिस्टम होता क्या है, वो किस तरीके से लाइट एब्जॉर्ब होते हैं, किस तरीके से कलेक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन जंप कराते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ के बाद मूव करता है और किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए कि यहाँ पे पहले से समय बचाने के लिए हमने पहले से बना रखा है, आप पहले बहुत देर से देख रहे होंगे। यहाँ पर होता क्या है, अब आप इसको ऐसे समझें, ये है फोटो सिस्टम 2, ये है फोटो सिस्टम 1। हमने यहाँ बना रखा है PS2 एंड PS1। भाई दोनों मेम्ब्रेन में हमने कह रखा था कि थैलाक्वाइड के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें ये PS2 और PS1 ये अरेंज होते हैं। ये है लूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। लूमेन मतलब होता है बीच का जो स्पेस होता है उसको लूमेन कहते हैं। ये बीच का स्पेस है, ये मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इन्हीं के बीच में ये PS2 PS1 अरेंज होते हैं। हालांकि PS2 जो होता है वो थोड़ा सा इनर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, एडजस्ट होता है। यहाँ पर देखें हम तो ये PS2 होता क्या है कि सपोज कीजिए कि अब दोनों में एक साथ लाइट पड़ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए ये दोनों लगे हुए हैं, यहाँ पर इनमें लाइट पड़ रहे हैं। लाइट अब आ जाते हैं इस बात को उठा करके, यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, दोनों पे लाइट पड़ेगा, फिर वही बातें होंगी। ये एंटीनी जो हैं उस लाइट एनर्जी को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो रिएक्शन सेंटर है ये P680 PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, हम लोग पहले से जानते हैं कि P680 होता है। ये 680 nm के 680 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है खुद का, और बाकी इनका एनर्जी ये सब कुछ यहाँ इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने के बाद इसके जो ऑर्बिट होते हैं, मतलब इस रिएक्शन सेंटर के जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में दौड़ रहे होते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अपने ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करते हैं। तो जैसे ही जंप करता है, हमने पहले से कह रखा था आपको कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ इंतजार कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन कब आएगा। देखिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंतजार कर रहा था, उसको उसने कैच कर लिया। ये जो हम लोग बनाए हैं ग्राफ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग बनाए हैं। मतलब इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो कम है, ये हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे गया। हायर रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप ऐसे समझें तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाई है, ये यहाँ पहुँच गया। इसके बाद ये क्या करता है, इसको कहते हैं अपहिल। अपहिल मतलब आप समझिए ना कि पहाड़ पे चढ़ना, समझ गए। तो ये अपहिल जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। हाई एनर्जी पोटेंशियल, ज़्यादा एनर्जी गेन कर लिया तो ये अपना जगह छोड़ करके हाई एनर्जी पे पहुंच गया। अब हाई एनर्जी पे पहुंच गया, इसके बाद ये तुरंत ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफ़र करता है इस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है, तो वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मोलेकुल के मिलकर के बना होता है, सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। जितना आसानी से हम लोग समझ रहे हैं उतना आसान होता नहीं है, एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम लोगों को बड़ा सिंपल वे में पढ़ना है। तो ये तुरंत डिफरेंट टाइप्स के साइटोक्रोम होते हैं, तो उस साइटोक्रोम को ट्रांसफ़र कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट साइटोक्रोम्स को ये ट्रांसफ़र कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही ये साइटोक्रोम पार्ट होता है, चेन होता है। तो ये सीक्वेंस में भेज देता है। तो हमने डायरेक्ट सिर्फ लिख दिया है साइटोक्रोम, इतना ही हम लोग को जानना भी फिलहाल। तो हम ये इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको दे देता है, और ये जाता है डाउन हिल टूवर्ड्स फोटो सिस्टम 1 की तरफ, समझ गए, इसकी तरफ जाता है।
ये है डाउनहिल, मतलब इसकी एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम है, ये कम एनर्जी की तरफ जाएगा तो इसको क्या होगा, बीच में इसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, है ना भाई। नियम है कि आप हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी की तरफ डाउनहिल में जाएंगे तो आपका एनर्जी घटेगा। तो एनर्जी कैसे घट गया, कहाँ गया, तो वो एनर्जी जो है एक्चुअली होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन तभी बीच में ही रास्ते में एडीपी जो पड़ा रहता है आसपास, और एक फॉस्फेट आयन जिसको कि आईपी मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक और दूसरा कोई फॉस्फेट आयन आपस में कंबाइन होते हैं। और कंबाइन कैसे होते हैं, तो इसके एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये कंबाइन होकर के एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एटीपी अब इसके अंदर में एनर्जी स्टोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब आ गए नज़दीक, यहाँ लोअर एनर्जी पे आ गए, लोअर एनर्जी पे आ गए, तब तक से क्या हो रहा था कि इस पे भी तो लाइट पड़ रहा था, इस पे लाइट पड़ रहा था, तो इसके भी तो एनर्जी ठीक वैसे ही कलेक्ट होकर के यहाँ P700 पे जा रहे थे, इसके रिएक्शन सेंटर पे जा रहे थे। और इसका जो रिएक्शन सेंटर है ये क्या करता है, इसके ये भी, इनके भी ऑर्बिट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी एब्सॉर्ब करके जंप कर जाता है, और इसके लिए भी कोई इंतजार कर रहा है कि वो कब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और हम उसको लपक लेंगे, कैच कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको कैच कर लेता है। जब कैच कर लिया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन तो कहीं मुफ्त में ऐसे आता नहीं है, तो भाई इसके ऑर्बिट का ही तो इलेक्ट्रॉन निकला था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई हो जाता है, इधर से इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकला एनर्जी गेन करके, और फटाक से ये एनर्जी इसीलिए पहुंच रहा था क्योंकि इसको पता था कि ये साहब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और जगह खाली हो जाएगा तो हम उसको भर देंगे। बढ़िया बात, एक चेन हो गया। और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, रिडक्टेज मतलब रिड्यूस करने वाला, NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे मौजूद होता है, और उसी जगह मौजूद होता है NADP प्लस कटायन NADP प्लस, जो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना बाबू, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी किसी तरह घूम फिर के यहाँ पहुँचता है, किसी तरह, हम बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे पहुँचता है। तो ये साहब लूमेन में थे, लूमेन में से निकल करके यहाँ तक पहुँचे, और ये NADP प्लस में 2 हाइड्रोजन H+ आयन आपस में यहाँ से पहुँचे, और पहुँच करके क्या किए कि इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये दोनों कंबाइन कर गए, रिड्यूस हो गए, हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन कहते हैं। तो NADP प्लस 2H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में कंबाइन करके NADP H+H+ आयन बनाए। अब हम देखिए इस पूरे रिएक्शन को, उसको हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली यहाँ PS1 में होता क्या है कि यहाँ पे NADP प्लस 2 H+ आयन, 2H+ आयन ये आपस में कंबाइन करते हैं। तो बड़ा अजीब बात है भाई, एक इस पे पॉजिटिव चार्ज था, 2 H+ आयन यानी टोटल चार्ज हो गया 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये बनाते क्या हैं NADP H+ आयन ये बनाते हैं। यानी अब चार्ज हो गया कितना, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रह गया, और यहाँ से कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसको क्या मिला 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे समझे, यहाँ से इसको क्या मिला, इसको मिला 2 इलेक्ट्रॉन, ये साहब ट्रांसफ़र कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब पूरे बात को हम लोग समझें कि यहाँ पर PS1 में क्या था, यहाँ पर मौजूद था NADP प्लस और 2 H+ आयन मौजूद था, यहीं आसपास मौजूद था, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कंबाइन करके NADPH और H+ में कन्वर्ट हो गए। हमको पता है अभी आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा, अभी हम पूरा रिएक्शन ये जगह समझ लीजिए और हम बाकी चीज़ें आपको समझाते हैं कहाँ ये पूरा कांड हो रहा है। ये बात को आप समझ लीजिए और इसके बाद समझाते हैं। सुनिए क्या था, आसपास हमने क्या बताया था, ये NADP+, इसको कहते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म। भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, प्लस आसपास स्ट्रोमा में
2H प्लस आयन मौजूद है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसने भेजा, इसने, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब ये साहब करते क्या हैं, अब आप समझिएगा, NaDPH अब प्लस H प्लस आयन। अब दोनों तरफ का टोटल चार्ज जोड़िए तो क्या कहानी होता है, बराबर है कि नहीं। देखिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसके पास था, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन पे 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ मौजूद है, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और प्लस 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बनाएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अरे भाई, +3 और -2 मिलके क्या बनाएगा, +1। यहाँ पर देखिए तो ये साहब क्या करते हैं, यहाँ पर भी देखिए ना, टोटल चार्ज कितना है, +1। ये तो न्यूट्रल है, 0 चार्ज, और यहाँ पर +1, यानी इधर भी +1 और इधर भी +1 चार्ज, यानी पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस है। यही काम होता है। और यहाँ पर हेल्प कौन करता है, तो NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज इंजाइम। यहाँ NADP रिडक्टेज इंजाइम है, ये इसको मदद करता है इस पूरे प्रोसेस को होने में। नहीं, इतना आसान नहीं था होना। यानी क्या होता होगा, होता ये होगा कि यहाँ पर ये दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता होगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलता होगा तो ये निगेटिव चार्ज हो जाता होगा, और निगेटिव चार्ज होने के बाद ये साहब क्या करते होंगे, एक H प्लस आयन को पकड़ लेते होंगे, या फिर ज़्यादा बेहतर ढंग से कहें तो ये होता क्या है कि इसमें से 2 हाइड्रोजन है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ आया और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है ना, इसको ले लिया और बना दिया हाइड्राइड आयन। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये न्यूट्रलाइज हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, और ये हाइड्राइड आयन ना जुड़ गया किस से, NADP प्लस से। तो क्या बनाएगा, NADPH बना दिया, और एक ठो जो बचा रह गया वो देखिए यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस बात को हम लोग समझ लें, और इसके अंदर ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, समझ गए। तो ये दोनों बड़ा एनर्जी रिच इंटरमीडिएट है। क्लियर है। अब हम एक बात और देखें, सुनिए, ये पूरा का पूरा हम लोग सिस्टम समझ गए कि किस तरीके से वर्किंग करता है। अब ये पूरा बात, मतलब हमने दोनों ही बातें बता दी, ये समझिए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से है, ये ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे ये हुआ है। एक्चुअली कहा जाता है कि हाइड्राइड आयन को ये ले करके रिड्यूस हो जाता है। देखिए ना, NADP था, NADP ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, H माइनस आयन जुड़ गया तो NADPH बन गया, और NADPH बना तो भाई ये रिड्यूस फॉर्म कहलाता है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP। निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आयन, इसको में H माइनस आयन जुड़ गया, रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADPH। H जो है, H का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, H मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म, समझ गए। आगे देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग समझ गए। अब इसका पूरा पाथ देखिए, तो पूरा पाथ किस तरीके, पूरा रास्ता इसका किस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से है, इधर से ऊपर अपहिल, डाउनहिल, अपहिल। ये आप पूरा का पूरा रास्ता देखिए, तो इसको आप ऐसे देखिए तो जेड जिगजैग है, जेड आकार का है, और ये फिर इलेक्ट्रॉन लौट के यहाँ नहीं आता, समझ गए। तो इसलिए इसको जेड स्कीम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं, समझ गए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग छोड़े जा रहे थे, भाई ये बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पहुँचा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको ये भरपाई कर दिया। इसको कौन भरपाई किया, जो इसका इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसको भरपाई करता है कौन, ये वाटर मोलेकुल का स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में मतलब टूटता है, और ये कैसे टूटता है, तो यहाँ पर भी एक इंजाइम होता है। एक्चुअली ये पूरा कहानी होता है लूमेन में, देखिए ना, लूमेन ऑफ थैलाकोइड, इसके अंदर में वाटर टूट रहा है,
समझ गए। तो जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकला और पॉजिटिव 2 चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन इसके घट गए, तो भाई बार बार ये लाइट जाता रहेगा और यहाँ से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास? भाई लिमिटिंग है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन लगातार इसको सप्लाई करने वाला होना चाहिए। आप ऐसे समझिए, लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन घटा, उधर का कहानी हम समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन घटा तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? वाटर मोलेकुल है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के टूटने से इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो वाटर कैसे टूटता है? ये लूमेन में टूटता है। ये तो खुद ही इनर मेम्ब्रेन में, मतलब इनर मेम्ब्रेन की तरफ है, तो ये साहब लूमेन में मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम होता है, वो इसको तोड़ने में मदद करता है। तो ये वाटर यहाँ टूटा तो एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है, 2H+ आयन में टूट जाता है, ऑक्सीजन इधर टूट जाता है ½ मोल। तो 2H+, ये न्यूट्रल है, तो 2H+ आयन में टूटा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी सेपरेट होंगे। भाई टोटल चार्ज इधर और टोटल चार्ज इधर बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में भी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो 2 यूनिट निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो निगेटिव चार्ज किस फॉर्म में रहेगा? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहेगा। इसी हाइड्रोजन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सप्लाई करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। बस सोचिए थोड़ी देर के लिए कि फटाक से लाइट पड़ा, फट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ये आगे का कहानी आपको पता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन घटे, ये फट से एक वाटर मोलिक्यूल टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकले और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई हो गया। फिर से क्या हुआ? आगे यहाँ से पहुँचता हुआ ऐसे पहुँच गया। फिर क्या हुआ? फिर लाइट पड़ा, फिर इसके खटाक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो फिर से ये वाटर टूटा, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया। अब पहुँच करके इसको सप्लाई कर दिया। माने इसके आपूर्ति को हमेशा, इसके जो न्यूट्रलिटी है उसको हमेशा ये मेंटेन रखता है। समझ गए? तो ये इसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन रहता है। इसके इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, इसको ये सप्लाई करता जाता है। कहता है जाओ जितना इसका देना है, बाहर में बांटना है, बांटते जाइए, दान करते जाइए, हम आपको कमी नहीं होने देंगे। फटाफट टूटता रहता है, ये फटाफट निकलता रहता है और इस तरीके से यहाँ फटाफट ATP बनता रहता है और यहाँ पे NADPH बनता रहता है। जब तक लाइट पड़ता रहता है तब तक ये लोग अपना काम करते रहते हैं और ये वाटर स्प्लिट होता रहता है। एक आपकी किताब में अलग से दिया हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के कुछ नहीं करना है, आप आराम से यहीं से समझ गए कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होता है? लूमेन में होता है। और ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या होता है? एक ऑक्सीजन रिलीज होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से होता है। एक एंजाइम है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम है, उसको ऐसे नाम दे दिया गया है। वो क्या होता है? इस वाटर को टूटने में मदद करता है और उसी समय क्या होता है? वाटर टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है और यही ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज करके निकलता रहता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसको हम लोग फिर ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर में फिर हम लोगों को मिल जाता है, सांस लेते हैं। सोचिए पानी नहीं टूटता तो हम लोग सांस लेना मुश्किल हो गया होता। ये तो बड़ा अजीब सा बात है। समझ गए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाटर स्प्लिटिंग। कहाँ होता है? लुमेन में होता है, लुमेन ऑफ थैलेकॉइड में होता है। समझ गए? और इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता रहता है। हाँ, दूसरा बात बता रहे थे, ये पूरा पाथ देखिए तो कैसा है? ये जिगजैग है, इसको कहते हैं जेड स्कीम। समझ गए? क्या कहते हैं? जेड स्कीम। और यहाँ पर एक बार जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो लौट के फिर कभी नहीं आता, वो कंपाउंड बना लेता है। एक बार जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या करता है? कंपाउंड बना लेता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। देखिए ना इसका पाथ, अप हिल, डाउन हिल, अप हिल। तो ये क्या होता है? जिगजैग, माने अप हिल डाउन हिल। इसको ऐसे कर दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। समझ गए? PS2 से निकला और PS1, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जिगजैग जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये इस तरीके से जिगजैग पाथ है, इसको कहते हैं हम लोग जेड स्कीम। समझ गए? ये जेड स्कीम में क्या होता है कि कभी भी लौट के इसके इलेक्ट्रॉन कहीं फिर से नहीं आते, यहाँ पर एक रिडक्शन में काम आ जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक पाथ भी बोलते हैं। समझ गए? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलेगा?
हम लोग को एक और चीज़ पढ़ना है, साइक्लिक। तो साइक्लिक में कुछ खास नहीं होता, आपको हम बता देंगे, बहुत छोटा सा बात है। हम लोग उसको अगले क्लास में अच्छे से डील करेंगे, साइक्लिक वाले को, समझ गए? तो यहाँ तक बात समझ गए ना? बस आप नॉन साइक्लिक तक समझ गए तो साइक्लिक बहुत छोटा सा बात है, उसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उसमें क्या होता है ना, PS1 ही सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, बस इतना आपको क्लू दे करके छोड़ दे रहे हैं। अगले क्लास में मिलते हैं तो साइक्लिक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे कि इन ATP और NADPH जो बनता है उसका होता क्या है, क्या उसका फ्यूचर है, आगे हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।